नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। मैं हूं रोहित सावल। यूपी चुनावों का सबसे बड़ा शो क्या कहता है यूपी में आपका स्वागत। हर विधानसभा सीट के सबसे सटीक विश्लेषण करने वाले शो में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की सभी सीटों की। 2012 में किस पार्टी का बुलंदशहर में रहा दबदबा, इस बार कौन ठोक रहा है बुलंदशहर की सीटों से चुनावी ताल और क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे। अगले आधे घंटे में इन सब मुद्दों पर लखनऊ में हमारे कुछ खास मेहमान रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बुलंदशहर की तस्वीर कैसी है। जी हाँ, मेरे साथ इस पूरे कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे साथ वीडियो वॉल से मेरे सहयोगी अतुल प्रताप मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी साहब मौजूद रहेंगे और अजय कुमार जी मौजूद रहेंगे। हेमंत जी आपका स्वागत है, अजय जी आपका भी स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2012 विधानसभा चुनावों की कि बुलंदशहर में क्या थे चुनावी नतीजे, किस तरह की तस्वीर बुलंदशहर की थी। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अतुल के पास चलते हैं। अतुल जी हाँ, शुक्रिया रोहित। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बुलंदशहर की तस्वीर क्या थी 2012 में। अगर हम यहां पर देखें तो कुल 7 सीटें हैं बुलंदशहर में। बुलंदशहर में जो 7 सीटें हैं उसमें जो 2012 का नतीजा था, बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी और उसके बाद 2-2 करके बाकी अन्य पार्टियों ने यानी सपा, कांग्रेस और उसके अलावा बसपा, इन सभी ने बांट लिया था। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। रोहित तो चलिए बुलंदशहर में 2012 में एक तरह से कहा जाए कि सबका खाता यहां पर खुल गया था। और अब आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर हम अतुल का रुख करेंगे और एक एक सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिकंदराबाद सीट की। अतुल जी हाँ, अगर सिकंदराबाद सीट की हम बात करें तो इस बार देखिए कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में। शुरुआत अगर हम करें सपा की तो सपा की तरफ से राहुल यादव इस वक्त मैदान में है। उसके बाद अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा की तरफ से अगर यहां पर देखें तो हाजी इमरान मुस्लिम कार्ड खेला, इनका कोई पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है राजनीतिक। विमला सोलंकी मौजूदा विधायक है, अच्छी खासी इनकी पकड़ है बीजेपी में और जनता के बीच में भी इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन जनता के काम नहीं हो पाए तो जनता नाराज भी है। और अगर बात करें आरएलडी की तो आशा यादव इस वक्त मैदान में है। रोहित हाँ बिल्कुल, लखनऊ का रुख करेंगे। हेमंत जी क्या कहना है आपका बुलंदशहर की अगर बात करें और सिकंदराबाद सीट की बात करें, इस बार जो प्रत्याशी सामने हमारे आ चुके हैं बीजेपी के, सपा के और आरएलडी के और बीएसपी के भी, किस तरह का जंग आप यहां देख रहे हैं हेमंत जी? देखिए, ये ऐसी सीट है जो एकदम नोएडा से लगी हुई है। नोएडा का रूरल एरिया इस पे सटा हुआ है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें पुराना तो पिछली बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन उसके पहले लगातार 2 बार बेदराम भाटी इस सीट से एमएलए हुए बीएसपी से और वो बीएसपी की गवर्नमेंट में मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 80,000 के आसपास मुसलमान और 40-45 हजार के आसपास दलितों का एक वोट बैंक है, जिसको देखते हुए मायावती ने इस बार हाजी इमरान को यहाँ कैंडिडेट बनाया है। जाति गुणा गणित है। वैसे एक फर्क बता दो, 2 चीजें पहले तो मैं बता दूं रोहित आपको। बुलंदशहर की 7 सीटों की समीक्षा के पहले एक बात निगाह में रखनी होगी जी कि ये जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अभी गड्ढम गड्ढ बना हुआ अलायंस का मसला है, ये फंसा हुआ है। 100 और 120 सीटों का जो भी घन चक्कर है और ये फार्मूला बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि आप देखिएगा हम सिकंदराबाद छोड़ दें, इसके अलावा कई ऐसी सीट्स हैं जहां कांग्रेस और सपा अगर मिल के लड़ेगी तो इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2, 2014 के नतीजों को भी हमको दृष्टिगत रखना पड़ेगा, लेकिन सिकंदराबाद में निश्चित रूप से पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें इस असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमएलए को, विमला को रिपीट करेगा। तो यहां प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई अभी फिलहाल नजर आ रही है। चलिए, तो अभी फिलहाल बीजेपी और बीएसपी की जंग हेमंत जी यहां पर देख रहे हैं। अजय जी आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या कहना आपका बुलंदशहर को लेकर, सिकंदराबाद की सीट को लेकर? अजय जी देखिए, सिकंदराबाद जो क्षेत्र है, जैसा हेमंत जी ने बताया कि दिल्ली से लगा हुआ है और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि जातीय समीकरण बहुत, मुस्लिम की आबादी और यादव मुस्लिम और इनकी ज्यादा है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में बिमला वहां से जीती थी और इस बार उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक ऐसा जिला है जहां पर दो विधायक क्रॉस वोटिंग में बाहर हुए थे। जो राज्यसभा और विधान परिषद की जो क्षेत्र से चुनाव हुए थे उसमें एक गुड्डू पंडित और एक उनके भतीजे राकेश शर्मा, ये दोनों क्रॉस वोटिंग में बाहर हुए थे, दोनों समाजवादी पार्टी के थे। अब उनको अभी तक कहीं जगह नहीं मिली। उनका फैसला क्या होगा गुड्डू पंडित का, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इस क्षेत्र में सिकंदराबाद में जहां तक मैं एनालिसिस कर पाया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विमला सोलंकी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही अभी ठीक है। तो आपका भी ये मानना है कि यहाँ बीजेपी और बीएसपी की सीधी टक्कर हो रही है सिकंदराबाद सीट पर। अजय जी, आपका विश्लेषण भी यही कहता है। अब बहरहाल बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर सीट की अब बात करते हैं, एक बार फिर अतुल का रुख करेंगे। अतुल जी हां, बुलंदशहर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सुजात आलम है और ये मुलायम के करीबी बताए जाते हैं, मुलायम के करीबी, और उसके साथ साथ ये दूसरी बार मैदान में है। अगर बीएसपी की बात करें तो मोहम्मद अलीम खान है और ये दबंग छवि के हैं, यौन शोषण मामले में भी सुर्खियों में रहे थे, आरोपी हैं। उसके साथ साथ ये तीसरी बार यहां पर दावा ठोक रहे हैं। अगर बात करें इसके अलावा बीजेपी की तरफ से तो वीरेंद्र सिंह सिरोही है इस वक्त यहां चुनावी मैदान में। और अगर आरएलडी की बात करें तो चूंकि ये जाट नेता है, और उसके बाद अगर आरएलडी की बात करें तो भगवान शर्मा को मैदान में उतारा है आरएलडी ने। रोहित, बिल्कुल हेमंत जी, क्या कहना है बुलंदशहर की अगर बात करें, यहां पर आरएलडी ने उतार दिया भगवान शर्मा को अपना प्रत्याशी, किस तरह का यहां पर आप जंग देख रहे हैं? देखिए, इस सीट का भी आलम वही है। यहाँ करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि पिछले 2 टर्म से जो सिटिंग एमएलए हैं बीएसपी के, वो लगातार अलीम खान जीत रहे हैं जी। इसके पहले महेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से जीत के कैबिनेट मंत्री बने। और जो वीरेंद्र सिंह सिरोही है, वीरेंद्र सिंह सिरोही भी यहां से चुनाव जीत करके कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह चुके हैं। हालांकि सिरोही जी ने बीच में पाला बदल दिया था, फिर आ गए हैं भाजपा में। तो यहां एक हमको लगता है कि 3 कोण की लड़ाई होगी। गुड्डू पंडित यहां भले आ गए, आज उन्होंने आरएलडी का टिकट उनको मिल गया क्योंकि भाजपा इनको लड़ाने वाली नहीं थी और समाजवादी पार्टी से पहले से ही निकल चुके हैं। लेकिन बुलंदशहर जो कस्बाई इलाका के ज्यादातर मतदाता हैं, वहां गुड्डू पंडित की वह स्थिति मैं बेहतर नहीं समझता हूं। तो 3 तरीके की लड़ाई, एक तो जो सिटिंग एमएलए हैं बीएसपी अलीम खान, दूसरे भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सिंह सिरोही। लेकिन यहां एक समस्या और है कि अलीम खान को पिछली बार मुसलमानों का बड़ा अच्छा खासा वोट यहां मिला था, लेकिन इस बार फिर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम कैंडिडेट से है। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा और गुड्डू पंडित का आना, ये कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह सिरोही के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये प्रथम दृष्टि में मुझे समझ में आता है। वैसे इलेक्शन है, पता नहीं कब जनता का दिमाग बदले और कब ऊंट किस करवट बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अजय जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? बुलंदशहर में किस तरह की जंग आप देख रहे हैं? देखिए रोहित, जैसा हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही है कि वहां पर सिटिंग जो है मुस्लिम है बहुजन समाज पार्टी के, और एक जो सपा ने अपना टिकट दिया वो भी मुस्लिम को दिया है। गुड्डू पंडित वहां पर आ गए हैं और इस क्षेत्र में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी जो है 30% के आसपास है, 30-32% की। तो मुस्लिम वोटों का यहाँ डिवीजन होगा निश्चित रूप से मान रहे हैं। और नेक्स्ट फाइट देखिए, गुड्डू पंडित का तो एक अपना इतिहास भी है और वो समाजवादी पार्टी से निकाल दिए गए, वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट चाह रहे थे, नहीं मिले, मौके का फायदा उठा करके उन्होंने हैंडपंप थाम लिया। तो अब जो है जो स्थिति है उसमें मुझे तो यही लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में पलड़ा जो है वो वीरेंद्र सिंह सिरोही का ही भारी रहेगा। चलिए, यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष आप देख सकते हैं बुलंदशहर की सीट पर गुड्डू पंडित के आने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुड्डू पंडित इस सीट पर हैंडपंप से कितना पानी निकाल पाते हैं। बढ़ेंगे आगे, सियाना सीट की बात करेंगे। अतुल के पास चलते हैं। अतुल
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम स्याना सीट की बात करें तो देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन इस वक्त चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर राजीव लोधी हैं इस वक्त चुनावी मैदान में। उसके बाद अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से दिलनवाज खान है, जो कि कांग्रेस छोड़कर आए हैं, मौजूदा विधायक, और इस बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़कर बात करें, देवेंद्र सिंह लोधी, ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं, और जब कल्याण बीजेपी से अलग होकर अलग पार्टी बनाए तो ये उनके साथ रहे। हालांकि इनका कोई जनाधार नहीं है। अब आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की तरफ से यहां पर सुनील सिंह मैदान में है। रोहित, हेमंत जी क्या कहना है, सयाना में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह की जंग यहां पर देखने को मिल रही है? हाँ, देखिए सयाना में बड़ा दिलचस्प कहानी है। यहां करीब 80,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं जी, और उसके बाद नंबर 2 पे मतदाताओं की संख्या यहां लोधों की आती है। ध्यान रखिए, सुंदर सिंह लोधी जो कल्याण सिंह के बहुत नजदीकी हुआ करते थे, यहां से 2 टर्म चुनाव जीत चुके हैं। मंत्री भी रहे, सुंदर सिंह लोधी को मंत्री बनवाया था। और एक बड़ी चीज यह है कि दिलनवाज खान कांग्रेस से पिछला चुनाव लड़े और जीते। अप्रत्याशित जीत इनकी बताई जाती थी, लेकिन चूंकि मुस्लिम मतदाताओं का इनको बड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने बढ़िया गेम किया है। अब यहां भी दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा। समाजवादी पार्टी ने यहां एक लोध प्रत्याशी को उतार दिया है। सीट ये कांग्रेस की सिटिंग है, भले दिलनवाज खान कांग्रेस छोड़ करके बसपा में गए हैं, तो एक स्वाभाविक दावा यहां बनेगा, अगर अलायंस बनता है तो कांग्रेस का बनेगा। अब ये इस बात पे यहां के क्वेश्चंस तय होंगे कि कैंडिडेट कौन आता है, मुख्य धारा कैंडिडेट। अगर समझौता नहीं हुआ तो लोधी जो कैंडिडेट बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से मैदान में रहेंगे। दिलनवाज खान 80,000 मुस्लिम मतदाताओं और 40,000 के आसपास जाट मतदाताओं के बल पर पार्टी छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनको अपनी विधायकी बचानी थी। उनको नहीं लग रहा था कांग्रेस से लड़ेंगे तो शायद दोबारा चुनाव जीत पाए, इसलिए उन पाला बदला। जबकि इनके पिताजी इम्तियाज साहब वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, मतलब अपने जब मृत्यु के पहले तक वो कांग्रेस में ही लगातार सक्रिय रहे। तो इन्होंने मौका देखा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह तस्वीर रोहित तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक ये तय न हो जाए कि यहां से राजीव लोधी लड़ेंगे या कांग्रेस कोई अपना कैंडिडेट लाएगी। बिल्कुल। अजय जी, आपका क्या कहना है सीट को लेकर, सयाना को लेकर? देखिए रोहित, ये एक ऐसा क्षेत्र है सयाना, और ये पूरे बुलंदशहर के बारे में बता दूं, यही एक ऐसा जिला है जहां उत्तर प्रदेश ने के 3 मुख्यमंत्री यहां से आए, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हों, इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे राम प्रकाश रहे हों और चाहे बाबू बनारसी दास रहे हों। ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं। और जहां तक इस सीट में भी उनके प्रभाव रहे हैं कल्याण सिंह के। तो इस समय वर्तमान में जो ये कांग्रेस में आ गए हैं दिलनवाज खान, ये कांग्रेस में थे और आ करके इन्होंने समाजवादी बीएसपी का दामन थाम लिया है। अब इससे लड़ाई लोध वोट यहाँ पर अच्छा खासा है और मुस्लिम जनसंख्या भी अच्छी है। तो अभी कांग्रेस का गठबंधन आवे, और अगर कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो कांग्रेस इनका दिलनवाज का किस तरह से समर्थन करती है, क्या करती है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि आप समझिए इस पूरे जनपद में 3 मुख्यमंत्रियों की छाया जो है इस क्षेत्र में रही और बड़ी उसका एक अंग रहा है जी। यानी बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बाकी की सीटों की बात इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या कहता है यूपी में, आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर जिले की और वहां की तमाम सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अनूप शहर सीट की। अतुल के पास चलते हैं। अतुल जी हाँ, बिल्कुल। अगर अनूप शहर का हम जिक्र करें तो यहां पर देखिए कौन कौन प्रत्याशी किस पार्टी से मैदान में है। शुरुआत अगर हम करें समाजवादी पार्टी की तरफ से तो हिमायत अली हैं यहां पर इस वक्त चुनावी मैदान में। हिमायत अली जो कि 2 बार पहले भी टिकट लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन वहां पर जीत नहीं मिली। इसके बाद अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से गजेंद्र सिंह है, मौजूदा विधायक है, और इनको पिछले 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बाद अगर तीसरी बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से यहां पर संजय शर्मा, ये एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। जनता में इनकी पकड़ अच्छी है, 24 घंटे तैयार रहते हैं मिलने को। और अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की तरफ से यहां पर होशियार सिंह चुनावी मैदान में। रोहित, हेमंत जी क्या कहना है अनूप शहर की अगर हम बात करें?
देखिए, अनूप शहर भी उन सीटों में शुमार है जहां मेरे ख्याल में जाटो और मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक जीत का रास्ता तैयार करता है। और इस वक्त यहाँ जो विधायक हैं गजेंद्र सिंह, ये जब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो भी जीते थे, और जब अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो भी जीते, और इनकी जीत के पीछे वही दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बड़ा मुख्य कारक रहा है। अब चूंकि 2014 में परिस्थितियां बहुत बदली हैं और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका असर रहा है। जी, आपने देखा, आप तो खुद रोहित हर क्षेत्र में गए हो पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जी। तो एक अलग धारा का चुनाव 2014 का था। अगर वही स्थिति रही तो निश्चित रूप से एक अलग स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। तो मुस्लिम और दलित, तो मान लीजिए दलित एक प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मायावती का, बीएसपी का वोटर माना जाता है। तो यहां भी मुझे मौजूदा परिस्थितियों में ट्रायंगुलर फाइट नजर आती है। जी, हालांकि बुलंदशहर की लगभग हर सीटों पर आरएलडी के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा चुनाव आरएलडी भी उधर लड़ेगी, लेकिन आरएलडी शायद कंपटीशन में उतना बेहतर न कर पाए। ऐसी दशा में समाजवादी पार्टी और जो सिटिंग वहां से विधायक हैं गजेंद्र सिंह, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, ये तीन की लड़ाई होने के आसार मुझे नजर आते हैं। ठीक है, यहां पर त्रिकोणात्मक जंग आप देख रहे हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है सीट को लेकर, अनूप शहर की अगर हम बात करें? देखिए रोहित जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संजय शर्मा को टिकट दिया। संजय शर्मा है, और गजेंद्र सिंह जो वहां से पिछली बार भी विधायक थे, समाजवादी पार्टी से ही सिटिंग एमएलए है। इस बार उन्होंने बीएसपी ने उनको रिपीट किया, बीएसपी से सिटिंग एमएलए हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि सपा ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। तो ये त्रिकोणात्मक जो संघर्ष होगा, अब देखिए इसी से लगा हुआ एक इलाका है जहां पर हिंदुस्तान में पहली जगह वो है जहां कुत्ते की कब्र मंदिर में बनी हुई है और उसकी पूजा होती है। वो क्षेत्र भी अनूप शहर के ही अंतर्गत आता है। तो इस तरह की वहां की जिस तरह की धार्मिक भावनाएं हो कि कुत्ते की मजार की पूजा मंदिर में होती है, तो लगता है कि यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा। लेकिन जैसा हेमंत जी ने बात कही, एक बात मैं सहमत हूं कि ये क्षेत्र आरएलडी का प्रभाव का भी क्षेत्र है, राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रभाव का क्षेत्र है। इसलिए उसकी ताकत को भी इस क्षेत्र से, बुलंदशहर के पूरे 7 विधानसभाओं क्षेत्र में, देखिए इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से सांसद 2 हैं। एक गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आते हैं और दूसरे भोला सिंह है जो है वो बुलंदशहर से हैं। तो अब इन दोनों सांसदों की प्रतिष्ठा भी इस बुलंदशहर की सीटों पर रहेगी। प्रतिष्ठा यहाँ पर इनकी भी दांव पर है। अजय जी, आपको रोकूंगा माफी के साथ, वक्त कम है और 2 सीटें अभी हमारे पास और बचते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट की बात करते हैं, चर्चित सीट डिबाई की हम बात करेंगे। अतुल के पास चलेगा, तो जल्दी से बताएं डिबाई में क्या स्थिति है। जी हाँ, बिल्कुल। डिबाई की बात करें तो मौजूदा विधायक हैं गुड्डू पंडित, लेकिन अगर सपा की तरफ से हम बात करें तो हरीश लोधी, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे लेकिन इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर बीएसपी की बात करें तो यहां पर से देवेंद्र भारद्वाज, हालांकि ये बीएसपी से ही जुड़े हैं लेकिन पहले स्याना से, लेकिन इस बार पहली बार डिबाई से। बाकी बीजेपी और आरएलडी की तरफ से भी प्रत्याशी तय नहीं। रोहित, हेमंत जी, क्या कुछ कहना है डिबाई की? किस तरह की स्थिति आप देखते हैं, किस तरह की जंग आप देखते हैं? देखिए, डिबाई उन असेंबली सेगमेंट्स में है जहां एक जमाने में जो राजस्थान के इस वक्त राज्यपाल हैं, जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, कल्याण सिंह का बड़ा स्पष्ट और बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता रहा है। और यह क्षेत्र ऐसा है जहां यह क्षेत्र क्या, बल्कि आप पूरा बुलंदशहर मान लें कि जाति गुणा गणित वहां बहुत अहम होता है। यहां सबसे बड़ा जिताऊ फैक्टर लोध जाति को होता है। यहां करीब 1.25 लाख के आसपास लोध वोटर माने जाते हैं। और अब देखिए, यहां भी बड़े दिमाग का खेल खेला है समाजवादी पार्टी ने। अगर लोध और मुस्लिम वोटर एक साथ हो जाएं तो किसी भी पार्टी की जीत का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जी। हालांकि देवेंद्र भारद्वाज
एक दूसरी सीट छोड़ के यहाँ आए हैं और बहुजन समाज पार्टी यहाँ अच्छा चुनाव लड़ती रही है, ऐसी सूरत में मुझे जो समझ में आता है, फिलहाल समाजवादी पार्टी का अपर हैंड यहाँ है बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि अकेला एक सिंगल लोड कैंडिडेट यहां से आया है और यहां के लोड वोटरों के बारे में मशहूर है कि वो एकमुश्त होकर के, एकजुट होकर के वोट करते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। अजय जी, आपका क्या कहना है संक्षेप में? देखिए रोहित, मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूं। यहां से जो है समाजवादी पार्टी ने अपने हारिस लोधी को उतारा मैदान में है और लोध वोट यहाँ बड़ा फैक्टर करता है, यूनाइट भी है। और ये चूंकि कल्याण सिंह का वरदहस्त इस क्षेत्र पर रहा है, तो मुझे लगता है कि लोधी तबका जो है वो एकजुट होगा और मुख्य लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बसपा में ही हो सकेगी। बिल्कुल, वक्त कम है और 2 सीटें बाकी है। मैं जल्दी से बता दूं, शिकारपुर की बात करें, यहां से मुकेश शर्मा मौजूद हैं, मौजूदा विधायक हैं जो कि गुड्डू पंडित के भाई हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से राकेश शर्मा, बीएसपी ने मुकुल उपाध्याय को टिकट दिया, बीजेपी ने अनिल शर्मा को टिकट दिया, आरएलडी ने मुकेश शर्मा को टिकट दिया। तो यानी यहां पर तमाम, अगर हम देखें ब्राह्मण प्रत्याशियों की अगर आप देखें तो भरमार नजर आती है। तो ऐसे में इस सीट में किस तरह की स्थिति हो सकती है? हेमंत जी, मैं जानना चाहूंगा शिकारपुर का हाल आपसे संक्षेप में। सपा के राकेश शर्मा, बीजेपी के अनिल शर्मा, बीएसपी के मुकुल उपाध्याय, आरएलडी में मुकेश शर्मा। किसी जात का ऐसा है, ये मेरे ख्याल में जो कैंडिडेट्स फील्ड किए गए हैं इनमें जाति गुड़ागणित ज्यादा नहीं देखा गया है, क्योंकि शिकारपुर में चाहे लोध हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण थोड़ा कम है, ये एक सम्मिश्रित यहाँ की पॉपुलेशन है और मतदाताओं की संख्या भी लगभग बराबर होती है। और ऐसे में 3 ब्राह्मणों को लड़ना मेरे ख्याल में किसी भी ब्राह्मण का, तीनों ब्राह्मण का रास्ता रोकता है। जो भी गैर ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ होगा उसको अपर हैंड हो सकता है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए कि 4 ब्राह्मण कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं ध्यान जी, चारों हेमंत जी, चारों। मुकुल उपाध्याय यहाँ सशक्त कैंडिडेट हैं जी, लेकिन 4 ब्राह्मण है, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। 3 ब्राह्मण मुझे यहाँ याद था। यहाँ रामवीर उपाध्याय का फैक्टर भी काम करेगा। रामवीर उपाध्याय का, मुकुल उपाध्याय शिकारपुर उनकी पसंदीदा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन यहां भी हमको लगता है कि चारों ब्राह्मणों में आपस में लड़ाई होगी। किसी एक को आप अभी ऊंचे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जातीय जो गणित है वो बहुत किसी एक के पक्ष में सब नहीं रहा। बिल्कुल। खुर्जा की बात जल्दी, कुछ स्पष्ट नहीं है जी। खुर्जा की अगर बात करें तो खुर्जा समाजवादी पार्टी ने नंद किशोर वाल्मीकि को टिकट दिया, बीएसपी ने अर्जुन सिंह और बीजेपी ने विजेंद्र खटीक को यहां पर टिकट दिया। संक्षेप में अजय जी, खुर्जा को किस तरह से देखते हैं, खुर्जा की जंग को आप? देखिए, खुर्जा में बंसीधर पहाड़िया जो है जी, वो सिटिंग रहे हैं वहां के कांग्रेस, और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इनका जो है बंसी पहाड़िया, इनका अपना एक प्रभाव है और निश्चित रूप से ये कांग्रेस से हैं। और किस तरह लड़ाई में होते हैं और कांग्रेस का क्या गठबंधन होता है, क्या चीजें हैं, वो अभी सामने आएंगे। लेकिन अभी तक की हिसाब से पहाड़िया ही आगे। ठीक है, बिल्कुल। और एक फाइनल कमेंट अब आखिर में जो हम इस कार्यक्रम में अपने दोनों एक्सपर्ट से लेंगे, अजय जी से और हेमंत जी से। मेरा आप दोनों से सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में अजय जी और हेमंत जी बात होती है तो अमूमन ये चलता है कि साहब इसकी लहर चल रही है, उसकी लहर चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो मजबूत है, वहां वो मजबूत है। लेकिन जब हम एक एक सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं तो बड़ी दिलचस्प स्थिति सामने आ रही है कि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादातर सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो राजनीतिक पंडित इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि जब एक एक सीट की हम बात करते हैं तब भीतर की स्थिति पता लगती है कि अंदर तो जो जंग होने वाली है वो किसी और किस्म की हो रही है। संक्षेप में फाइनल कमेंट इस पर आपका, हेमंत जी आपका और अजय जी आपका भी। हेमंत जी, आपसे शुरुआत। देखिए रोहित, ये चुनाव पहले से जुदा है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पंडित हो, चाहे कोई समीक्षक हो, चाहे कोई विश्लेषक हो, फिलहाल उसको अभी किसी तरीके की हवा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है जी। कोई हवा नहीं चल रही है, कोई माहौल नहीं है। 2014 हम जरूर बता सकते थे
कि वेस्टर्न यूपी से कम्युनल पोलराइजेशन की हवा चल रही है। जी। इस बार ऐसा कुछ खास नहीं है, इसलिए स्थिति बहुत साफ नहीं है। वैसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि यूपी के इलेक्शन का एक रवायत रही है, इतिहास रहा, अतीत रहा है कि कुछ न कुछ खास होता है, तो एक आध हफ्ते वेट कर लीजिए, हो सकता कुछ खास हवा चले, खास माहौल बने किसी के पक्ष में, तब परिस्थितियां बदल सकती हैं। अभी तो फिलहाल आपने जो विश्लेषण किया, जिस पर चर्चा हुई, मुझे ठीक नजर आ रहा, आपका वक्तव्य भी मुझे ठीक नजर आ रहा है कि अभी अंदरूनी तौर पर एक से दूसरे से त्रिकोणी या आमने सामने की फाइट है। स्थिति तो हफ्ते 10 दिन बाद क्लियर होगी। जी अजय जी, आपका क्या कहना है संक्षेप में? देखिए, आज की तारीख तक रोहित कहीं किसी की हवा नहीं, न किसी की लहर है। ये अभी तो नामांकन शुरू हुए हैं, हर जिले का अलग अलग वो है, लेकिन हवा या लहर या आंधी या तूफान जैसी बात अगर आज की तारीख में करता है तो मैं उसे बेईमानी समझता हूं। इस समय जो भी है कैंडिडेट्स का है, सारी चीजें आ जाएं, फिर किसका बयान हवा में आ जाता, कहीं मोहन भागवत का बयान ले लेता, कभी आरएसएस का ले लेता है, कभी एक अपने शिवपाल यादव का, कि जिस तरह से वहां पर वो घटना हुई थी, एक निठारी कांड, उस पर एक बयान आ गया था हवा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हेमंत जी और अजय जी ये कहा जाए कि अभी उत्तर प्रदेश का वोटर क्या करने वाला है, अभी तक इस बात की हवा किसी को नहीं है, और जब हवा होगी तो तब पता नहीं चलेगा कि कौन हवा में उड़ जाएगा। हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।